हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, हम फिर से मिल रहे हैं। इस बार है जो वो 2022 का नीट का बायोलॉजी का पेपर सॉल्यूशन लेके मिले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई अभी तक हमने कौन कौन से पेपर सॉल्यूशन करे हैं। तो हमने 2024 का सॉल्यूशन करा है, 23 का भी सॉल्यूशन करा है, जो कि वीडियो आपके इसमें यहाँ ऊपर आपको आई बटन पे आपको दे दिए जाएंगे, वहां से आप उसको देख सकते हैं। और दोनों ही वीडियोस जो है हमने पार्ट्स में करे हैं, एक पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो ये वीडियो भी हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के फॉर्म में करेंगे, जिसके अंदर दोनों के अंदर 50-50 एमसीक्यूज रहेंगे, क्योंकि पुराने पेपर के स्टाइल के मुताबिक कोरोना जो टाइम था उसके बाद जो है वो पेपर विथ ऑप्शंस आ रहे थे। ठीक है, तो इसके अंदर हम बॉटनी वाला पार्ट लेंगे और उसके अंदर भी पहला पार्ट बॉटनी, सेकंड पार्ट जूलॉजी, ऐसे लेके कर रहे थे। ठीक है, ये 2022 का है, तो इसके अंदर आपके जो पुराना सिलेबस है निकल गया है आपके सिलेबस में से, वो बहुत सारे एमसीक्यूज रहेंगे, लेकिन आपको उससे डरना नहीं है। वो एमसीक्यू को हम स्किप करेंगे, या फिर जरूरी है अगर तो थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग प्लीज जो नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और जो लोग जो है वीडियो को देखते हैं वो लास्ट तक देखें, ताकि आपको उसमें सभी क्वेश्चन का ठीक से अंडरस्टैंडिंग हो। और मेरा आपसे एक निवेदन है कि प्लीज आप वीडियो को सिर्फ देखे ही ना, उसको समझने की ट्राई करिए। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो रिपीटेडली आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस का आपको ध्यान से सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ XC2 कंजर्वेशन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बोला है नॉट अ मेथड। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, हम इसके अंदर रेड कलर यूज करें तो बेटर रहेगा, ब्राइट दिखेगा, या फिर ब्लू कलर यूज करें। ठीक है, ये बेटर रहेगा। ओके, गुड। तो हम देखते हैं कि इसमें मेथड कौन सा नहीं है XC2 कंजर्वेशन का, यानी कि आपको इन सीटू बोला गया है। ठीक है, तो इसके अंदर देखा जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ XC2 कंजर्वेशन, यानी कि आपको बाहर ले जाके नहीं करना, इन सीटू। ठीक है, तो अगर कोई एरिया है उसी के अंदर ही हम रख के उसका कंजर्वेशन कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, इन सीटू कंजर्वेशन। तो आंसर इसके अंदर क्या रहना चाहिए आपका, नेशनल पार्क्स। क्योंकि देखो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है वो IVF लैब में कर सकते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन है वो भी लैब में कर सकते हैं, और क्रायो प्रिजर्वेशन जो है वो भी लैब में कर सकते हैं। तो ये इसके अकॉर्डिंग आंसर आपका रहेगा आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, यानी कि आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा करेक्ट है। तो देखते हैं। The leaflets are modified into pointed hard thorns in citrus and बोगनवेलिया। तो यहाँ पे देखा जाए तो हार्ड थॉर्न जो है वो लीफलेट में से नहीं बनेंगे, वहां जो आएगा मॉडिफिकेशन वो आएगा स्टेम का मॉडिफिकेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सिलरी बर्ड्स फ्रॉम स्लेंडर एंड स्पाइरली कोइल्ड टेंड्रिल्स इन कुकुम्बर एंड पंपकिन, ये बिल्कुल करेक्ट है, तो पहला वाला रॉन्ग है, सेकंड इज करेक्ट। आगे चलते हैं। स्टेम इज फ्लैटेंड एंड फ्लेशी इन opuntia and modified to perform the function of leaves, yes correct। यहाँ पे leaves का जो फंक्शन होगा वो opuntia यानी कि कैक्टस में करना स्टार्ट कर सकते हैं, फ्लैशी होते हैं और फ्लैटेंड होते हैं। Rhizophora shows vertically upward growing roots that help to get oxygen for respiration, बिल्कुल सही है। ओके, और इसको जो है वो न्यूमेटोफोर बोलेंगे हम, यहाँ पे लिख लेते हैं डी जो है उसके साथ न्यूमेटोफोर्स। ठीक है, और जो है वो सब एरियली ग्रोइंग स्टेम इन ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको ए एक ही रोंग है, उसके सिवा बाकी सब सही है, तो B C D E को करेक्ट आंसर के साथ आएंगे जो कि आपको थर्ड आंसर में दिया है, तो 3 इज करेक्ट। ठीक है, शायद मुझे लग रहा है रेड कलर ज्यादा दिखेगा, या फिर ये वाला कलर दिख रहा है। ठीक है, ये वाला कलर रखते हैं थोड़ा सा येलोइश। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके,
यहाँ पे स्टेटमेंट बोला गया है डिकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस इन विच द डेट्रिटस इज डिग्रेडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय माइक्रोब्स। बिल्कुल करेक्ट है। डिकम्पोजिशन इज फास्टर इफ द डेट्रिटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। ये भाई लिग्निन एंड काइटिन में अगर रिच है तो नहीं चलेगा, फास्टर नहीं होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। आंसर नंबर 3 इज करेक्ट। आगे चलते हैं। हाइड्रोकोलोइड केराजिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। अब ये जो हाइड्रोकोलोइड है वो वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस रहते हैं। क्या होता है भाई? हाइड्रोकोलोइड जो है वो क्या होता है? वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। ठीक है। तो ये कौन कौन बनाता है? अब देखो, आपको केराजिन के बारे में पूछा गया है। ठीक है। दूसरे भी हाइड्रोकोलोइड है बहुत सारे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ केराजिन के बारे में पूछा गया है कि वो कौन बनाएगा। तो इसमें आंसर आपका रहता है रोडोफाइसी ओनली। ठीक है। अगर देखा जाए तो फियोफाइसिन जो है वो क्या बना रही है? फियोफाइसी है वो बना रही है आल्जिन। ठीक है। और दूसरा जो है वो रोडोफाइसी जो है वो क्या बना रही है? आपका हाइड्रोकोलोइड केराजिन। ठीक है। तो उसके साथ आंसर क्या रहेगा आपका? नंबर 3। ठीक है। आगे चलते हैं। इसको एक बात याद रखना, रोडोफाइसी को हम क्या बोलते हैं? रेड आल्गी भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following plants show vexillary estivation and diadelphous stamens? अब देखो, आपको वेक्सिलरी एस्टिवेशन बोला गया है, तो वेक्सिलरी एस्टिवेशन का हम डायग्राम बना लेते हैं। कुछ वो ऐसा रहेगा। ठीक है। तो सबसे बाहर वाला लेयर रहेगा, उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड, जो कि सबसे आउटर रहेगा। सबसे आउटर को स्टैंडर्ड बोलेंगे। सेकंड एंड थर्ड। सेकंड को हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे विंग्स। एंड थर्ड को क्या बोलेंगे? कील। ठीक है। वेट 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 थर्ड को क्या बोलेंगे हम? कील। ठीक है। तो ये जो है वो आपका हो गया वेक्सिलरी एस्टिवेशन। ठीक है। और दूसरी चीज आपको बोली गई है डाइएडेल्फस स्टैमेंस। तो देखा जाए तो डाइएडेल्फस यानी कि दो ग्रुप है। ओके, उसमें अगर स्टेमेन बटे है तो उसको हम बोलेंगे डाइएडेल्फस। तो देखते हैं भाई, कोल्चिसम ऑट्यूमिनाले। ओके, वो जो है कोल्चिसिन नाम दिया गया है उसको, तो उसका कॉमन नेम यहाँ पे हम रेड पेन से लिख लेते हैं। ओके, एलियम सेपा आप सभी को मालूम है। एलियम सेपा क्या होता है? ऑनियन होता है। पिजम सटाइवम पी प्लांट रहता है। और सोलेनम निग्रम जो रहता है वो हमारा बैंगन, यानी कि उसको क्या बोलेंगे हम? ब्रिंजल। ठीक है। ओके, तो देखा जाए तो इसके अंदर जो आपको ऑप्शंस दिए हैं उसमें से इसके पास जो है वो एक वेक्सिलरी एस्टिवेशन भी होना चाहिए और डायडेल्फस स्टेमेन भी होंगे। वो जनरली जो है वो वेक्सिलरी एस्टिवेशन है वो पापी लोनासी। ठीक है। इसमें कुछ वेट, ये पेन ठीक से काम नहीं कर रहा। ओके, पेपी लोनासी फैमिली के रहेंगे। ठीक है। तो वेक्सिलरी एस्टिवेशन इसमें ही ज्यादा दिखता है मेजोरिटी, और जो है उसका पेपिलोनासी का एग्जांपल जो है वो हम पिसम सटाइवम को ले सकते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर जो रहता है वो ऐसा आपको एस्टिवेशन देखने को मिलेगा, और जो 9+1 के एरे में आपको दो ग्रुप्स में बटा हुआ मिलेगा उसका स्टेमन। ठीक है। तो आंसर आपका नंबर 2 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच? देखो, करेक्ट वाला नहीं देखना है, हमें इनकरेक्ट देखना है। ठीक है। एक्टोकार्पस जो है वो फ्यूकोजेंथिन प्रोड्यूस करती है।
यूलोथ्रिक्स जो है वो मैनिटोल प्रोड्यूस करता है, पोरफायरा है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है, और वोल्वॉक्स जो है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करती है। ठीक है, तो इसके अंदर से रॉन्ग वाला जो है वो यूलोथ्रिक्स लगा। ठीक है, मैनिटोल के फॉर्म में वो स्टोर नहीं करेगा, वो किसके फॉर्म में स्टोर करेगा? स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, मैनिटोल के फॉर्म में वो स्टोर नहीं करेगा। एग्जाम्पल ये किसके है? तो एक्टोकार्पस जो है वो फियोफाइसी का है। ठीक है, और जो पोरफायरा है वो किसका है एग्जाम्पल? वो है रोडोफाइसी का। ठीक है, और जो यूलोथ्रिक्स एंड वोल्वॉक्स है वो दोनों किसके एग्जाम्पल है? क्लोरोफाइसी के। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि आंसर नंबर 2 इज इनकरेक्टली मैच्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ mRNA टू प्रोटीन्स बिगिंस एज सून एज। ये प्रोसेस स्टार्ट कब होती है कि भाई उसको ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसलेशन स्टार्ट कब होगा? तो जब स्मॉल सब यूनिट रिबोसोम को टच करेगा। ओके, यानी कि स्मॉल सब यूनिट जो रहेगा वो mRNA के ऊपर टच करेगा, तभी से जो है वो ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर लार्ज सब यूनिट आएगा और वो स्टार्ट करवाएगा सब चीजें। तो जब स्मॉल सब यूनिट अटैच होता है mRNA से, तभी से हम ट्रांसलेशन को स्टार्ट मानते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका रहेगा फर्स्ट वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेबल वाला है और ये आउट ऑफ सिलेबस है आपके, तो इसके अंदर जो है वो हम डायरेक्ट जाएंगे आंसर के साथ। तो आंसर इसका रहेगा आंसर नंबर 2। देख लेते हैं क्या है 2 आंसर में। मैंगनीज जो है वो किस में हेल्प करेगा? मैंगनीज जो है वो आपको हेल्प करेगा, मैंगनीज जो है वो आपको हेल्प करेगा नंबर 4 के साथ। ठीक है, फंक्शन इन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बहुत बार ये क्वेश्चन आपको आ चुका है, हर बार ऐसे ही आउट ऑफ सिलेबस करके हम निकाल देते हैं, लेकिन मैंगनीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर 4 है। मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम किस में हेल्प करेगा? एक्टिवेट द एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन स्टार्ट करवाने के लिए एंजाइम्स को एक्टिवेट करवाएगा मैग्नीशियम। बोरॉन जो है वो किस में हेल्प कर रहा है? वो रिक्वायर्ड फॉर पोलन जर्मिनेशन। एग्जाम्पल हम जब प्रैक्टिकल करते हैं उसके अंदर जो है पोलन जर्मिनेशन वाले प्रैक्टिकल में बोरॉन का यूज करते हैं। आयरन जो है वो कैटालिस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, तो आपको आंसर इसके अंदर 2 नंबर पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन। माइटोटिक सेल डिवीजन के दौरान कभी नहीं होने वाला चीज क्या है? स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। वाह, वो होता है भाई। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टुवर्ड अपोजिट पोल, वो भी होता है। ओके, उसके बाद देखते हैं, आपको नेवर अकर्स बोला है यानी कि जो नहीं होता है, तो ये होता है, ये भी होता है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये नहीं होता बेटा, क्योंकि क्रोमोसोम नहीं होते, उधर पे क्या रहता है? क्रोमेटिड रहते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे माइटोसिस बोला गया है। कोइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमेटिड, यस ये जरूर होगा। क्रोमेटिड जो है कंडेंस होगी और क्रोमोसोम के फॉर्म में आपको दिखना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होता। ये किसमें आपको देखने को मिलता है? जनरली प्रोफेज 1 में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आंसर इसमें 3 ही रहेगा क्योंकि वो नहीं होता कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज फोस्फोइनोल पाइरुवेट। ओके, यहाँ पे फोस्फोइनोल पाइरुवेट जो है वो प्राइमरी एक्सेप्टर है एंड इज फाउंड इन मेसोफिल सेल्स। यस, बिल्कुल करेक्ट। मेसोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट लैक रुबिस्को एंजाइम। यस, ओके, तो यहाँ तक ही आपका लाइन था। यस, रुबिस्को एंजाइम को लैक करता है लेकिन पेप केस एंजाइम को बेयर करता है। यस, बिल्कुल करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो आगे चलते हैं। ऐसे सिंपल से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन आपको उसमें अगर रीड करा है तो ही आप उसका आंसर ठीक से दे पाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी कि फॉल्स कौन सा है आपको फाइंड आउट करना। रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस थ्रू
केमियोस्मोसिस। केमियोस्मोसिस के अकॉर्डिंग रॉन्ग कौन सा है, तो देखते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, यस होना है। ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, वो नहीं करना है हमें भाई। मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा, यस बिल्कुल करेक्ट है भाई कि हम अक्रॉस द मेम्ब्रेन प्रोटॉन का मूवमेंट करवाएंगे। और रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH2 ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, बिल्कुल करेक्ट है भाई। हम स्ट्रोमा साइड यानी कि बाहर की ओर ही ये सब चीजें करते हैं, ठीक है। H+ जनरली बाहर की ओर जाना चाहेंगे, ओके। तो ये चीज जो है आपको आंसर क्या रहेगा, नंबर 2, ठीक है। सिंपल है, केमियोस्मोटिक थियरी जो है वो डिटेल में हम क्लास में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेशन एंड कोएक्सटिंक्शन आर कॉजेज फॉर। अब ये चीज तो एकदम सिंपल है, ये किसके कॉजेज है, बायोडायवर्सिटी लॉस के कॉजेज है, ठीक है। तो आंसर इसके अंदर 3 रहेगा। उसके लिए भाई फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ये सब चीजें पॉपुलेशन के एक्सप्लोजन के लिए नहीं जानी जाती, कंपटीशन नहीं बनता उससे, नेटालिटी नहीं होती, ठीक है। तो बायोडायवर्सिटी लॉस इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। What is the net gain of ATP when each molecule of glucose is converted to 2 molecule of pyruvic acid? Okay, यहाँ पे आपको नेट गेन बोला गया है, ठीक है। नेट गेन यानी कि आपको जितने मिले हैं ग्रोस माइनस यूज्ड, तो आपने ग्रोस कितने मिले हैं 4, यूज कितने करे 2, आंसर क्या आएगा 2, ठीक है। इसमें हम NADH वाले काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई वो जो है वो अलग से हो रहा है, आपको यहाँ पे सीधा ATP का ही बोला है, ना कि NADH के थ्रू ATP। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड को ही काउंट करेंगे। किसको काउंट करेंगे, ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड, ठीक है। तो इसी प्रोसेस के दौरान जितना हुआ है उसको ही मानेंगे, उसमें NADH को काउंट नहीं करेंगे। तो आंसर आपका रह जाएगा नंबर 2। आगे चलते हैं। गॉडलिंग एक्सपेरिमेंट, ये जो है आपके सिलेबस के बाहर की बात है, क्योंकि ये जो है वो प्लांट वाला चैप्टर था ग्रोथ का, उसके अंदर चला गया है। तो जो भी फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा था उसके आइडेंटिफाई करनी थी कि भाई कौन सी टिश्यू जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो वो जो है गॉडलिंग एक्सपेरिमेंट है, जो कि बहुत अच्छे से देखा जाए कि उसके अंदर फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फ्लोएम के लिए वो जो एक्सपेरिमेंट करा गया था और उसके अंदर फूड इज ट्रांसपोर्टेड, आंसर आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is not observed during apoplastic pathway? अब ये वाला भी आपका आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन इसमें हम पाथवे देख लेते हैं कि ये थोड़ा सा जरूरी है, ओके। ये मान लो कि प्लांट के सेल है, ठीक है। ये सेल है और ये जो है वो उसका बाहर का लेयर रहेगा, ठीक है। तो सेल के थ्रू अगर जा रहा है, मान लो कि वाटर आ रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है वाटर, ठीक है। यहाँ पे मान लो कास्पेरियन स्ट्रिप आपकी प्रेजेंट है, तो अगर वाटर एब्जॉर्ब होके ऐसे मूवमेंट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिम्प्लास्ट, ठीक है। तो सेल के इन बिटवीन द सेल, यानी कि सेल जो है उसके बीच में से वाटर निकल के जा रहा है, तो उसको बोलेंगे हम सिम्प्लास्ट। लेकिन अगर ये गैप है, देख सकते हो आप गैप, यहाँ से मूव हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, लेकिन कास्पेरियन स्ट्रिप पे आएगा तब रुक जाएगा, तो ये सेल के थ्रू फिर जाके पास होगा। तो ये वाला जो है वो पाथवे है, उसको बोलेंगे हम एपोप्लास्ट। यानी कि सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट के बीच में डिफरेंस ये है, एपोप्लास्ट जो है वो आउट ऑफ द सेल रहेगा और ये जो है वो इनसाइड ऑफ द सेल कह सकते हैं, या फिर उसका दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं थ्रू द सेल, ठीक है, थ्रू द सेल। तो सिम्प्लास्ट जो है वो थ्रू द सेल और एपोप्लास्ट जो है वो आउट ऑफ द सेल। किसकी मूवमेंट, वाटर की मूवमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से वो मूव करते हैं। तो इसके अंदर बोला है कि व्हाट इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग एपोप्लास्टिक पाथवे, एपोप्लास्टिक पाथवे में क्या नहीं ऑब्जर्व होगा, तो द मूवमेंट इज एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्म से वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आपका रहेगा 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट शो प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी इसमें से पहले तो शो कौन कौन करता है, देखो डज नॉट पूछा है तो पहले देख लेते हैं कौन शो करता है। कॉटन करता है, यस। कोरिएंडर जो कि करेगा, यस। बटरकप करेगा, यस। तो आंसर क्या रहना चाहिए, मेज। ठीक है, मेज जो है वो नहीं करता। ठीक है, आंसर इज मेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको बता दें कि भाई अगला जो पिछला क्वेश्चन था उसके अंदर था प्लास्टिसिटी। ठीक है, प्लास्टिसिटी जो है वो क्या होता है, जनरली जो है वो बर्थ स्टेज या फिर उसको बोलेंगे जुवेनाइल स्टेज, उसके टाइम पे जो लीव्स है, ठीक है, उसका शेप कुछ और रहेगा। और जब एडल्ट स्टेज पे आ जाएंगे तब जो है वो लीव का शेप कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज जो है वो फॉर्म चेंज करना या फिर कोई स्ट्रेस हो या फिर बाय एज वो लीव्स का फॉर्म चेंज होता है, उसको क्या बोलेंगे हम, प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो वो चीज जो है मेज में हमें देखने को नहीं मिलती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म्स द बेसिस ऑफ, जेनेटिक मैपिंग के बेस बनाता है, यस। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के भी बेस बनाता है, दोनों आंसर साथ में है, यस। बोथ जेनेटिक मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, करेक्ट। टीएलएफ पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो जेनेटिक मैपिंग एंड फिंगरप्रिंटिंग दोनों के बेस बनाते हैं। देखते हैं आगे का क्वेश्चन। एक्स और टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी फाउंड इन, किस में देखने को मिलेगा भाई, ग्रास ओपर्स में देखने को मिलेगा। ड्रोसोफिला में आपको क्या देखने को मिलता है, उसमें एक्स वाई का दिखता है। बर्ड्स में जेड डब्ल्यू का दिखता है और मंकीज में एक्स वाई कहेंगे। तो ये आंसर आपका रहेगा ग्रास ओपर्स। ठीक है, तो जिसके अंदर एक क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होगा, एक्स ओ टाइप का रहेगा। चलो आगे चलते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, असर्शन रीजन आपको दिया गया है। Polymerase chain reaction is used in DNA amplification. Yes, correct. And ampicillin resistant gene is used as a selectable marker to check the ट्रांसफॉर्मेशन। यस, वो भी करेक्ट है। दोनों करेक्ट है लेकिन एक्सप्लेन एक दूसरे को नहीं कर पा रहे, तो आंसर नंबर 2 के साथ हम जा सकते हैं। ठीक है, आंसर 2 इज करेक्ट। द gaseous plant growth regulator is used to plant, सॉरी, यूज्ड इन प्लांट्स टू। तो गैसियस, एक तो पहले देखते हैं गैसियस कौन सा रहेगा, यहाँ पे इथिलीन की बात हो रही है भाई। ठीक है, गैसियस फॉर्म में रहता है। तो प्लांट को क्या क्या करता है वो देखते हैं। स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस, तो बोल सकते हैं कि भाई वो चीज नहीं करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो जिब्रेलिक एसिड जो है वो हेल्प करेगा। माल्टिंग प्रोसेस क्या है कि जो भी सीरियल्स वगैरह हो गए, ओके, उसको सुखा के फिर उसमें से एजिंग करवा के और उसका जर्मिनेशन करवा के बाद में जो है उसमें से माल्ट बनाया जाएगा, उसको कहते हैं माल्टिंग प्रोसेस, जिसके अंदर से हम क्या बनाएंगे बाद में, बियर। ओके, तो ब्रूवेरीज जो है उसका यूज करेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज द एब्सॉर्प्शन सरफेस, ये वाला काम जो है वो इथिलीन का है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं, देख लेते हैं आगे वाले ऑप्शन भी। हेल्प टू ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, नहीं, ये काम जो है वो साइटोकाइनिन का है, तो आगे क्रॉस लगा लेते हैं। और ये काम किसका है, साइटोकाइनिन का। और किल द डाइकोट वीड इन द फील्ड्स, नहीं, ये काम जो है वो ऑक्सिन का है। ठीक है, तो इथिलीन जो है वो आंसर आपका प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज द एब्सॉर्प्शन सरफेस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डिवाइस विच कैन रिमूव द पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम अ थर्मल पावर प्लांट इज, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, और सीधा इसके अंदर पावर प्लांट जो है उसके अंदर एग्जॉस्ट में क्या फिट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर रहेगा। आंसर नंबर 3 इज करेक्ट। ओके, सो आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली
ऑटोगेमस। तो यहाँ पे आपको बोला गया कि क्लेस्टोगेमस जो फ्लावर रहेंगे, यानी कि कैसे टाइप के फ्लावर रहेंगे, जनरली क्लोज्ड रहते हैं, ठीक है। वो कैसे हो गए, ऑटोगेमस ही हो गए, बिल्कुल करेक्ट है। एंड क्लेस्टोगेमी इज डिसएडवांटेजियस एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पोलिनेशन, यानी कि क्रॉस पोलिनेशन इसमें नहीं होगा, इसलिए वो कैसा है, डिसएडवांटेज है। बिल्कुल करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो आंसर आपका रहेगा नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज कंपोज्ड ऑफ, आर्थ्रोपोड का जो एक्सोस्केलेटन रहेगा वो किसका बने रहेगा, आपको काइटिन का बना रहेगा। इसके अंदर जो दिया गया है क्यूटिन, क्यूटिन जो है वो एक लिपिड है, ठीक है, हम लिख सकते हैं लिपिड है। सेल्यूलोज जो है वो है पॉलीसेकेराइड, ठीक है। और अपना जो ग्लूकोजामाइन है वो भी एक तरह का हम बोल सकते हैं कि वो मोनोमेरिक यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मोनोमर, ठीक है। तो काइटिन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, आगे चलेंगे। ओके, यहाँ पे आपको दिया गया है कि चूज द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। ओके, तो आपको करेक्ट दिखाना है। तो यू क्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड क्रोमेटिन, बिल्कुल करेक्ट है ये भाई, कि भाई यू क्रोमेटिन जो है वो लूजली होता है क्योंकि वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रहता है। अब यहाँ पे बोला गया हीट्रोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, जो कि रॉन्ग है। तो यहाँ पे हम आगे निशानी करेंगे करेक्ट, इनकरेक्ट, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। हिस्टोन इज रैप्ड बाय नेगेटिवली चार्ज डीएनए इन न्यूक्लियोसोम, हिस्टोन ऑक्टामर जो है वो नेगेटिवली चार्ज डीएनए के अराउंड, मतलब नेगेटिव चार्ज डीएनए जो है हिस्टोन के ऊपर वहां पे वो रैप होगा और न्यूक्लियोसोम बनाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। हिस्टोन आर रिच इन लाइसिन एंड अर्जिनिन, यस, ये भी लाइन करेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड है। एंड अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स 400 बेस पेयर, ये वाला रॉन्ग है, यहाँ पे 200 बेस पेयर आना चाहिए। तो आंसर आपका क्या रहेगा, ए सी एंड डी आर करेक्ट। ए सी एंड डी यहाँ पे आंसर में दिया है सेकंड नंबर पे, जो कि बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रीडेशन, तो आपको प्रीडेशन से मैच नहीं कर रहे हैं ऐसे आपको देखने हैं। तो देखे तो अगर प्रीडेशन इज हेल्प इन मेंटेनिंग द स्पीसीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी, बिल्कुल जरूरी है कि वो स्पीसीज की डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है। ओके, उसके आगे चलते हैं। इट माइट लीड टू एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज, तो वो कर सकता है, क्यों, क्योंकि अगर उसको ओवर एक्सप्लॉइट करा, ठीक है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से भाई स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट होने के चांसेस है, ठीक है। आगे चलते हैं। बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीसीज आर नेगेटिवली इंपेक्टेड, ये बिल्कुल रॉन्ग कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर प्रीडेशन को देखा जाए तो एक का फायदा है एक का नुकसान है, ये आंसर आना चाहिए, यानी कि दोनों स्पीसीज नेगेटिवली इंपेक्ट नहीं होनी चाहिए। एंड इट इज नेसेसिएटेड बाय नेचर टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, ये भी लाइन करेक्ट है। तो एक ही लाइन आपकी जो है वो कनेक्ट नहीं कर रही है, कौन सी, नंबर 3 इज द आंसर। आगे चलेंगे। द फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन, ओके, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि कौन कौन से में जाइगोमॉर्फिक फ्लावर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या होता है जाइगोमॉर्फिक होना। मान लो कि ये फ्लावर है, इसको कट कर लेते हैं, ये फ्लावर है मान लो, ठीक है। अगर हम सेंटर से इसको कट करें, ये जो सेंटर है इसमें से इसको अगर कट कर रहे हैं, तो इफ एनी प्लेन, ओके, कोई भी प्लेन से अगर इसको कट करें तो 2 इक्वल हाफ में वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी प्लेन में से अगर 2 हाफ में डिवाइड हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई भी एक ही प्लेन में से, मान लो कि हमारे पास 3 पंखुड़ी वाला फ्लावर है, अगर उसके अंदर से हम यहाँ से ऐसे कट करेंगे तो ये हाफ में डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर हमने यहाँ से ऐसे कट करा, वेट, हमने अगर यहाँ से ऐसे कट करा तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा है, देखो, ठीक है। तो ये पार्ट 1 पार्ट 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो रहे, तो ऐसे फ्लावर्स को क्या बोलेंगे हम, जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। तो ये जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के एग्जांपल्स में आपको दिया गया है गुलमोहर एंड कैसिया,
वो दोनों क्या है, जाइगोमॉर्फिक, ये वाला एक्टिनोमॉर्फिक है, ये वाला एक्टिनोमॉर्फिक है, और ये भी एक्टिनोमॉर्फिक का जो है एग्जाम्पल है। तो आपको जाइगोमॉर्फिक कौन कौन से मिले, बी एंड सी। तो यहाँ पे आंसर आपका रहेगा नंबर 2। आगे चलेंगे, Which one of the following produces nitrogen fixing nodule on the root of ulnus? ये वाला जो है वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला बताया है, तो फ्रेंकिया इज द करेक्ट आंसर विद द रूट ऑफ आल्नस। तो ये आप जो है नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि फ्रेंकिया जो है वो आपको कहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो वो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं उसको। लेग्यूमिनस प्लांट जो है उसमें कौन देखने को मिलता है, लेग्यूमिनस प्लांट में हम क्या देखने को मिलते हैं, राइजोबियम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है, उसके अंदर जो है फ्रेंकिया आपको आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आपको वास्कुलर बंडल के बारे में यहाँ पे बताया गया है, इन रूट्स जाइलम एंड फ्लोएम इज अ वास्कुलर बंडल आर अरेंज इन अ अल्टरनेट मैनर। यस, रूट की बात हो रही है, देख लेना, रूट में अल्टरनेट मैनर अलोंग द डिफरेंट रेडियस। ओके, डिफरेंट रेडियस पे अल्टरनेट मैनर में रहेंगे, तो ये रूट में बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्जॉइंट क्लोज्ड वास्कुलर बंडल्स डू नॉट पजेस कैम्बियम, अगर क्लोज्ड है तो कैम्बियम नॉट पजेस होना चाहिए, बिल्कुल राइट। इन ओपन वास्कुलर बंडल्स कैम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, अगर ओपन है तो कैम्बियम प्रेजेंट होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट। द वास्कुलर बंडल्स ऑफ द डाइकोट स्टेम पजेस एंडार्क प्रोटोजाइलम, बिल्कुल करेक्ट है, अंदर की तरफ जो है वो प्रोटोजाइलम रहेगा। ठीक है, आगे चलेंगे। इन मोनोकोटिलेडनस रूट यूजुअली देयर आर मोर देन 6 जाइलम बंडल्स प्रेजेंट, बिल्कुल सही है, 6 से ज्यादा, मोर देन 6 बंडल प्रेजेंट रहेंगे। तो आपको सभी के सभी स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं, तो देखते हैं करेक्ट आंसर कौन सा है। ए बी सी डी, यहाँ पे ई भी होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं दिया गया है। यस, तो आंसर जो है इसके अंदर आपको नहीं मिल रहा है, तो ये आपका जाएगा ग्रेस के अंदर। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ग्रेस किस किस को मिल सकता है, जिन्होंने आंसर को अटेम्प्ट करा है, जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं भी करा है, ब्लैंक छोड़ के आए हैं, उनको भी ग्रेस मिलेगा। तो इसमें सबको ग्रेस मिलने के चांस बनते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल देखा जाए तो क्वेश्चन में इनडायरेक्टली क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि सबको ग्रेस मिलना चाहिए। ठीक है, आगे चलेंगे। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू pollination. Okay, pollination by water is quite rare in a flowering plants, that is correct. Pollination by wind is more common, बिल्कुल सही है भाई, pollination by wind is more common। abiotic pollination में wind से सबसे ज्यादा ही pollination होता है। yes, flower produce foul odors to attract flies and beetles to get pollinated, बिल्कुल सही है भाई, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो लास्ट वाला ही बचा है, moths एंड बटरफ्लाई आर द मोस्ट डोमिनेंट पोलिनेटिंग एजेंट अमंग द इंसेक्ट। इंसेक्ट के अंदर भाई देखा जाए तो मोथ एंड बटरफ्लाई नहीं है, कौन है यहाँ पे अपना, बी। ठीक है, तो बी जो है वो सबसे ज्यादा है इंसेक्ट में, मोस्ट डोमिनेंट। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा आपका नंबर 4, जो कि इनकरेक्ट है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यहाँ पे देखना नॉट ट्रू बोला गया है, यानी कि क्या मतलब होता है, फॉल्स, रिगार्डिंग टू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। ओके, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में देखा जाए तो द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम द जेल इज कॉल्ड इल्यूशन, करेक्ट। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स आर स्टेन्ड बाय यूजिंग इथिडियम ब्रोमाइड, बिल्कुल सही है। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर्ड, नहीं भाई, यहाँ पे आपको आएगा कि भाई ब्राइट ऑरेंज कलर। ठीक है, ब्राइट ऑरेंज कलर, जैसा अभी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा रेड है, लेकिन इसके जैसा ही ब्राइट ऑरेंज कलर जो है बैंड दिखने को मिलते हैं आपको जेल के अंदर। तो ये वाली लाइन जो है इनकरेक्ट है, आपको फॉल्स लाइन ढूंढनी थी, फॉल्स लाइन मिल चुकी है। फोर्थ वाला आप हम कंफर्म कर लेते हैं कि वो नहीं है ना। Bright orange colored bands of DNA can be observed in a gel when exposed to the UV light, बिल्कुल सही है। आंसर नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। स्टार्ट। प्रोडक्शन ऑफ ककम्बर हैज इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड इन रिसेंट ईयर्स, तो प्रोडक्शन ऑफ ककम्बर की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम सीधा डायरेक्टली जाएंगे
इथिलीन के पास, क्योंकि ये जो है हार्मोन वो फीमेल फ्लावर्स को इंक्रीज कर देगा और जिसकी वजह से हमें कुकम्बर जो है वो ज्यादा मिलेंगे। तो ये आपको डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं, ऐसा है तो इथिलीन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलेंगे। व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो आपको बोला गया है कि ग्लूकोज में से लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अगर हो रहा है तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी। देखो जितनी पहले 100% हो रही थी उससे बिल्कुल कम होगी, कितनी, अराउंड लेस देन 7%। ठीक है, तो हम कह सकते हैं आंसर यहाँ पे लेस देन 7% जो है नंबर 4 पे। तो ये लैक्टिक एसिड अगर फर्मेंटेशन हो रहा है तो आपको आंसर मिलेगा लेस देन 7% एनर्जी। ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ऑल ट्रीज द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन। ये वाला जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ का है और ये आपका आउट ऑफ सिलेबस में है। तो आंसर इसके अंदर क्या रहेगा देख लेते हैं। आंसर रहेगा आपका इसके अंदर नंबर 1, ए एंड बी आर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ए करेक्ट है, बी करेक्ट है। देखते हैं क्या है। सिक्रीशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड देयर डिपोजिशन इन द ल्यूमेन ऑफ वेसल्स, जो कि क्या करता है, डार्क ब्राउन बनाता है और इंसेक्ट अटैक से रेजिस्टेंस दिलवाता है। दूसरा डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि टेनिन एंड रेजिन इन अ सेंट्रल लेयर्स ऑफ स्टेम। तो जो पीथ वाला पार्ट रहेगा उसकी तरफ रेजिन्स एंड टेनिन्स जो है वहां पे स्टोर्ड फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आउट ऑफ सिलेबस था, इसका आंसर रहेगा आपका ए एंड बी ओनली करेक्ट, बाकी के सब इसके लिए इनकरेक्ट है। आगे चलेंगे। The appearance of recombination nodules on a homologous chromosome during meiosis characterizes। अब meiosis में हमें पता है कि ये मान लो क्रोमोसोम है, ठीक है, वो अगर क्रॉसिंग ओवर कर रहा है किसी के साथ तो ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। जहां जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ तो यहाँ पे नोड्यूल जैसा बना है जिसको हम अलग कलर से देख सकते हैं। ये ग्रीन कलर लगा देते हैं इधर। ओके गुड। तो ये जो है वो आपको कैसे दिखने को मिलता है, तो के आपको बोला गया है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहाँ पे देखने को मिलते हैं, क्रॉसिंग ओवर के दौरान। तो यह आंसर रहेगा आपका नंबर 3। बाइवेलेंट में नहीं रहता, टर्मिनेशन में नहीं रहता और साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में यह आंसर नहीं आएगा। ये आएगा नंबर 3। क्यों? क्योंकि जो रिकॉम्बिनेशन होता है वहीं पे आपको ये देखने को मिलता है, क्रॉसिंग ओवर जहाँ पे हुआ वही, बाकी के पार्ट में आपको देखो देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भाई साइट्स वेट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स, दैट इज मोर अप्रोप्रिएट। देखो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को आपको टिक करना है। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो इसके अंदर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है जो क्रॉसिंग ओवर जहां पे हुआ है वहां पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। स्टेटमेंट बेस्ड है। मेंडल स्टडीड 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट इन पी प्लांट एंड प्रपोज द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस। बिल्कुल सही है। 7 कैरेक्टर एग्जामिन बाय मेंडल इज पी प्लांट वेयर सीड शेप एंड कलर, बिल्कुल सही। फ्लावर कलर, बिल्कुल सही। पोड शेप एंड कलर, सही है। फ्लावर पोजीशन एंड स्टेम की हाइट, बिल्कुल सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, बोथ आर करेक्ट। आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ट्रांसपोजोन कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रांसपोजोन यानी कि मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, ठीक है, जिसका यूज हम किस में करते हैं, जनरली इसका यूज करते हैं हम आरएनए आई के अंदर। आरएनए आई के अंदर हम क्या करते हैं जनरली, तो कि जो भी हम बोल सकते हैं कि एमआरएनए रहेगा, ठीक है, आरएनए रहेगा, उसको साइलेंस करेंगे, आरएनए इंटरफियर बोलेंगे, जिसके अंदर क्या करते हैं हम साइलेंसिंग करेंगे। ठीक है, तो आरएनए को साइलेंसिंग करने में यूज करते हैं। तो आरएनए साइलेंसिंग को दूसरा नाम बोल सकते हैं हम जीन साइलेंसिंग। ठीक है, तो आंसर ट्रांसपोजोन का यूज कहाँ करेंगे हम, जीन साइलेंसिंग में करेंगे। ठीक है, तो आंसर नंबर 2 इज करेक्ट। जीन सीक्वेंसिंग नहीं आएगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नहीं आएगा, ऑटो रेडियोग्राफी नहीं आएगा। आंसर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। While explaining interspecific interaction of population, plus sign is for
बेनिफिशियल। ओके, माइनस साइन इज असाइन फॉर डेट्रीमेंटल, और न्यूट्रल के लिए 0 दिया गया है, तो नीचे में से कौन सा जो है वी असाइंड प्लस फॉर वन एंड माइनस फॉर अनदर स्पीसीज। ओके, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि प्रीडेशन, प्रीडेशन में एक का फायदा एक का नुकसान हो रहा है, यानी कि एक के लिए बेनिफिट दूसरे के लिए डेट्रीमेंटल। अमेंसिलिज्म में एक का नुकसान हो रहा है, दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि न्यूट्रल रह रहा है। कमेंसिलिज्म में जो है क्या होता है कि एक का फायदा रहेगा, दूसरे को कुछ फायदा या नुकसान नहीं होता, और कंपटीशन में दोनों का नुकसान होता है। तो ये वाली साइन यानी कि एक के लिए फायदा एक के लिए नुकसान, तो किसमें दिखाई दी गई है आपको? दिखाई दी गई है प्रीडेशन के अंदर, तो आंसर भी आपका रहेगा प्रीडेशन। आगे चलेंगे, एक बात बताना रह गया, प्रीडेशन जो है, प्रीडेशन में प्रे है, वेट, ओके, प्रीडेशन में जो है हमारा प्रे जो रहेगा, वो जो है प्रे, वो क्या करेगा? उसका नुकसान होगा, ठीक है, और प्रीडेटर होगा उसका फायदा होगा। ये बात बताना रह गया था, ठीक है, तो प्रीडेटर का फायदा दूसरे का नुकसान। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द फ्रूट लेबल्ड इन द गिवन फिगर मेक्स इट फॉल्स फ्रूट? तो यहाँ पे आपको जो दिया गया है उसके अंदर से फॉल्स फ्रूट जो है वो कौन बनाएगा? थैलेमस, जो कि साथ में ग्रो होगा। तो थैलेमस इसमें कौन सा पार्ट है? सी, ठीक है, यहाँ पे सी आपको दिया है वो थैलेमस है, तो आंसर नंबर सी, यानी कि थर्ड इज करेक्ट, सी थैलेमस, जो कि फॉल्स पार्ट बनाने में हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि फॉल्स फ्रूट जो है वो कहाँ से डेवलप होगा? अदर पार्ट जैसे कि थैलेमस हो गया, ठीक है, और ओवरी वॉल के साथ ही वो ग्रो हो रहा होगा, इसलिए इसको फॉल्स फ्रूट कहा गया है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है टेबल फॉर्म में है, आपको दिया गया है लाइफ साइकिल के बारे में, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन हम सिलेबस में काउंट करके चल सकते हैं। तो देखते हैं, स्पाइरोगाइरा जो है उसका जो है डोमिनेंट स्टेज रहेगा, और कौन सा डोमिनेंट रहेगा? हेप्लॉइड स्टेज रहेगा, यानी कि हेप्लॉइड क्या होगा? गेमेटोफाइट। तो हेप्लॉइड गेमेटोफाइट आपको बताया गया है, वो वाला देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे फ्री लिविंग स्टेज वाला है, वो बिल्कुल उससे मैच कर रहा है, तो ये आंसर रहेगा ए के साथ 2। दूसरा देखते हैं, फन, फन के साथ जो है वो स्पोरोफाइट जो है वो आपका एक डोमिनेंट स्टेज रहेगा, तो उसके अंदर प्रोथेलस फॉर्म में रहता है, तो आंसर रहेगा आपका बी के साथ नंबर 3। उसके बाद रहता है फ्यूनारिया, फ्यूनारिया में जो है आपको देखने को मिलेगा लीफी स्टेज। ओके, तो फिनारिया में लीफी स्टेज आपको देखने को मिले, देखते हैं इसमें कहाँ है लीफी स्टेज, 2 बचे उसमें से यही रहा, देखो 4th नंबर पे डोमिनेंट हैप्लॉइड लीफी स्टेज, एंड लास्ट बचा जो है साइकस के लिए क्या है? डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट वास्कुलर प्लांट, बिल्कुल करेक्ट, एंड विथ टाइटली रिड्यूस सॉरी हाईली रिड्यूस मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट, बिल्कुल करेक्ट है भाई। तो आंसर आपका रहेगा इसके अंदर 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, नंबर 2 इज आंसर करेक्ट। ओके, गुड, आगे चलेंगे। यहाँ पे आपको जो दिया गया है क्रोमोसोम के बारे में, अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम, जो कि मेटासेंट्रिक, तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम रहेगा, उसके दोनों तरफ की जो आर्म्स है वो कैसे रहेंगे? सेम, और सेंटर में आपका क्या रहेगा? वो सेंट्रोमियर रहेगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं एक्रोसेंट्रिक, ठीक है, तो एक्रोसेंट्रिक जो होगा उसमें एक्सट्रीम्स दिखने को मिलेंगे आपको ऐसे, और सब मेटासेंट्रिक है जिसके अंदर थोड़ा सा लॉन्ग एंड शॉर्ट आर्म रहेंगे, और टीलोसेंट्रिक में आपको आर्म थोड़े से ही दिखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, चलो मेटासेंट्रिक के अंदर क्या लिखा है? सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग, वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग इज फॉर एक्रोसेंट्रिक, एंड सेंट्रोमियर एट टर्मिनल एंड इज फॉर टीलोसेंट्रिक, तो यहाँ पे टीलोसेंट्रिक आएगा। आगे चलते हैं, सब मेटासेंट्रिक में मिडल फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म, नहीं, ये तो फर्स्ट वाले के लिए है, और ये वाला जो है यहाँ आएगा। तो देखते हैं आंसर क्या रहता है, ए के साथ 3, यस, ए के साथ 3 वाला फर्स्ट आंसर ही है, तो आंसर नंबर 1 इज करेक्ट। आगे चलेंगे, कंफर्म कर लेते हैं आंसर को, B1, बी के साथ 1 ही है, यस, और सी के साथ 4 है, यस, एंड डी के साथ 2 है, यस, बिल्कुल करेक्ट। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ओके, एडिशन ऑफ मोर सोल्यूट इन अ गिवन सॉल्यूशन विल, आपको एक सॉल्यूशन दे दिया गया है जिसके अंदर ऑलरेडी वाटर एंड अलग पार्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर उसमें अगर मोर सोल्यूट ऐड करेंगे, ठीक है, मोर सोल्यूट ऐड करें, तो एक तो ऑलरेडी आपको देखो वाटर आपको दिया गया था, ठीक है, यहाँ पे बोले तो H2O आपको दिया गया था, लेकिन उसके अंदर आपने सोल्यूट ऐड करा तो यहाँ पे वाटर का पोटेंशियल कैसा हुआ, कम हुआ। और आप इसके अंदर मोर सोल्यूट ऐड कर रहे हो तो वाटर का पोटेंशियल कैसा होगा, और कम होगा, यानी कि वाटर अवेलेबिलिटी कम होगी, अवेलेबिलिटी लेस होगी, यानी कि लोअर वाटर पोटेंशियल। तो आंसर रहेगा आपका लोअर वाटर पोटेंशियल। आगे चलेंगे, Which of the following occur due to the presence of autosome linked dominant trait? यहाँ पे आपको ऑटोसोम डोमिनेंट ट्रेट बोला गया है, और ठीक है, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट देख लेते हैं। सबसे पहले सिकल सेल एनीमिया जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है। आंसर हमें मिल चुका है, आंसर नंबर इज 2। लेकिन देख लेते हैं बाकी कोई नहीं है ना, तो यहाँ पे हीमोफीलिया जो है वो सेक्स लिंक्ड या फिर इसको बोल सकते हैं एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट, और थैलेसेमिया जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आंसर नंबर 2 इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि ऑटोसोमल लिंक डोमिनेंट ट्रेट के बारे में आपको पूछा गया है। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सेलरेट द फॉस्फोरस साइकिल? देखो फॉस्फोरस साइकिल आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका आंसर जो आता है वो विदरिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है। लिथोस्फीयर जो रहता है इसके अंदर जो भी कंटेंट है उसमें से हमें फॉस्फोरस मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना, लिथोस्फीयर यानी कि क्रस्ट, क्रस्ट ऑफ अर्थ, तो इसके अंदर से आपको फॉस्फोरस मिलता रहेगा, उसी में घूमता रहेगा, तो आपको आंसरिंग जो है क्या मिलेगा, विदरिंग ऑफ रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके, दैट इज गुड क्वेश्चन। पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंसेस इन डीएनए, ओके, इसको आपको रीड करना है। अगर 5 डेज से रीड करते हो तो 3 डेज की ओर जाओ तो वही सीक्वेंस होनी चाहिए, और अगर दूसरी तरफ से रीड करो 5 डेज से 3 डेज की ओर तो वो भी सेम होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ABCD DCB A, तो आप इस तरफ से भी रीड करो सेम है, इस तरफ से भी रीड करो सेम है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसके अंदर, ये मिटा देता हूं मैं, रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। ओके, आपको यहाँ पे दिया गया है पहला GATACT, यानी कि GATACT। आप रिवर्स में देखते हैं GATA, नहीं ये वाला नहीं है भाई, इस पे देखते हैं GAATTC, यस, और इसके अंदर भी देखते हैं GAATTC, यस, ये करेक्ट है। दूसरे देख रहे हैं कहीं मैच नहीं हो रहे ना, CTC AGT, CTC नहीं, ये रॉन्ग है भाई, ACT आ गया डायरेक्ट। GTA, यहाँ पे उल्टा देख लेते GAA, ये भी रॉन्ग है, तो आंसर 2 इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि आपको 5 डेज की अगर से रीड कर और से आप रीड करना स्टार्ट कर रहे हो तो 3 डेज की ओर जा रहे हो, तो दूसरे एंड से भी अगर आप रीड करोगे तो सेम सीक्वेंस मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है आपको इको R1 के लिए दी गई थी कि वो इसी सीक्वेंस पे कट लगाएगा। कहाँ पे लगाएगा? वो लगाएगा G और A के बीच में कट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Read the following statement on lipid and find out the correct set of statement. ओके, देखते हैं। लेसिथिन फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ ग्लाइकोलिपिड, बिल्कुल रॉन्ग है भाई, वो है फॉस्फोलिपिड, ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉरी फर्स्ट लाइन इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड पोजेसेस वन और मोर C डबल बॉन्ड्स, बिल्कुल रॉन्ग है भाई, सैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड नहीं होते। आगे चलेंगे, जिंजली ऑयल हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट हेंस रिमेन्स एज ऑयल इन अ विंटर, यस, ये जमता नहीं है जिंजली ऑयल। लिपिड्स आर जनरली इनसोल्युबल इन वाटर बट सोल्युबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बिल्कुल सही, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो सोल्युबल है। एंड व्हेन फैटी एसिड इज एस्टरिफाइड विद ग्लिसरॉल मोनोग्लिसराइड आर फॉर्म्ड, यस, फैटी एसिड को अगर ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन दिया जाए तो इस्टरेशन होके उसका मोनोग्लिसराइड बनेगा, और इसे ही वो ट्राइग्लिसराइड भी बना देंगे। तो देखते हैं आंसर क्या रहता है। C, D and E आर करेक्ट, तो C, D and E आर करेक्ट। नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। आपको वही पूछा है ना, करेक्ट सेट, यस, बिल्कुल सही है, आंसर नंबर 3 इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज बंडल सीड सेल्स फाउंड अंडर द फाउंड अराउंड द वास्कुलर बंडल इन C4-5। तो ये भाई वास्कुलर बंडल है और उसके आसपास जो है वो आपको क्या मिलेगा, बंडल सीड सेल्स। ठीक है, तो ये आपके हो गए बंडल सीड सेल्स। तो हम लिख लेते हैं ऐसे बंडल शीट सेल्स। तो वो क्या करते हैं, प्रोवाइड द साइट ऑफ फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे, नहीं बिल्कुल रॉन्ग है। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ कैल्विन साइकिल, बिल्कुल सही कह सकते हैं भाई, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। टू इनेबल द प्लांट टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर, नहीं भाई हाई टेम्परेचर के लिए इसको बनाया नहीं गया है, सॉरी। टू प्रोटेक्ट द वास्कुलर टिश्यू फ्रॉम द हाई लाइट इंटेंसिटी, ये भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आंसर नंबर जो है 2 वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है वो हाई अमाउंट में रहेंगे और केल्विन साइकिल को आपको यूज करने में हेल्प करेंगे। तो नेक्स्ट आंसर जो है नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ अ जेनेटिसिस्ट यूज टू बाइंड द अप्रोच, नहीं यूज द ब्लाइंड अप्रोच, ओके उसको पता नहीं है क्या करना है, फॉर सीक्वेंसिंग द होल जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो उसने भाई देखो ये जीनोम था, वो उसने क्या कर दिया, सीक्वेंस कर दिया। ओके तो सीक्वेंस करने के बाद उसको एक सीक्वेंस मिली ATCGACGTATCG, ठीक है, ये सीक्वेंस उसको मिली है। तो अब उसको क्या करेगा, फॉलोड बाय द असाइनमेंट ऑफ फंक्शन टू डिफरेंट सेगमेंट। अब उसके सेगमेंट निकाल दिए, मान लो कि ATC निकाला ये, फिर GACG निकाला, GACG निकाला, फिर TAT निकाला और CG निकाला। ठीक है, 4 सेगमेंट में उसने बांट दिया है। ओके गुड, 4 सेगमेंट में उसने बांट दिया है, यहाँ लिख लेते 1 2 3 4। ओके और उसको क्या बोला है, असाइनमेंट द फंक्शन। तो इसको फंक्शन दे दिया, ATC जो है उसका फंक्शन क्या है, उसने ट्राई करा कि क्या फंक्शन कर रहा है। तो ये मान लो कि एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, रेस्पिरेटरी एंजाइम। तो यहाँ पे लिख लेते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम। यहाँ पे जो है GACG क्या बना रहा है, तो ब्रेन सेल्स बना रहा है। ठीक है, TAT जो है वो क्या बना रहा है, गट सेल्स बना रहा है। और CG है वो क्या कर रहे हैं, वो जो है वो कुछ नहीं कर रहे, नॉन फंक्शनल है। ठीक है, तो इसने ऐसे क्या करा, ये सब चीज जो मैंने अभी आपको बताई इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस अनोटेशन। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो हम सीक्वेंस को एक्सप्रेस करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या उसमें से रिजल्ट मिल रहे हैं और कौन कौन से एंजाइम्स, हार्मोन, सेल्स या कुछ भी बना रहा है ये, ओके किसके लिए कोड कर रहा है। तो ये कोडिंग सीक्वेंस जो है वो कौन सी है, तो वो उसको सीक्वेंस देना, उसको बोलेंगे हम सीक्वेंस अनोटेशन। जो इसका फंक्शन आपने उसको समझाया कि भाई ये वाली सीक्वेंस है वो इस एंजाइम के लिए कोड कर रही है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम सीक्वेंस अनोटेशन। तो आंसर रहेगा सीक्वेंस अनोटेशन। ठीक है, अब ये जो अनोटेशन कर रहे हैं वो हम साइलेंसिंग सॉरी सीक्वेंसिंग के लिए कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज है जीन मैपिंग, जो आंसर नहीं आ सकता क्योंकि वो इस टेक्निक का यूज नहीं कर सकते। EST है वो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग है, जो कि इसमें यूज नहीं करेंगे हम। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है वो तो डायरेक्टली अलग से ब्रांच ही हो गई। तो आंसर नंबर 1 इज बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है assertion reason, Mendel's law of independent assortment does not hold, okay wait, does not hold good for the genes that are located closely on the same chromosome। अगर ये सेम क्रोमोसोम पे बाजू बाजू में प्रेजेंट है तो उसके लिए ये जो है मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ काम नहीं करेगा। बिल्कुल सही है भाई, लाइन करेक्ट है। आगे देखते हैं, क्लोजली लोकेटेड जीन आर असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली, नहीं ये गलत है भाई। देखो ये जीन जो क्लोजली है वो साथ में ही जाएंगे, अगर दूर वाला है कोई तो इसके साथ नहीं जाएगा। तो आंसर जो है ये रॉन्ग रहेगा, ये फर्स्ट इज करेक्ट। तो असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज रॉन्ग, यानी कि इनकरेक्ट। ओके, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, बिल्कुल सही है। यहाँ पे वर्ड यूज करा है नॉट करेक्ट, रेडी। तो देखना है इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, तो ये सब चीजें आपको देख के आंसर टिक करना है। आंसर नंबर 3 इज करेक्ट। एनाटॉमी ऑफ स्प्रिंगवुड बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन देख लेते हैं सेकेंडरी ग्रोथ का है और इसके अंदर आंसर क्या रहेगा देख लेते हैं। आंसर नंबर 2 इज करेक्ट। तो A C D and E आपको करेक्ट बोला गया है।
ए इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, डी एंड ई भी करेक्ट, तो एक ही रॉन्ग है भाई। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अर्ली वुड, यस। इट इज लाइटर इन कलर, करेक्ट। द स्प्रिंग वुड along with the autumn wood shows alternate concentric ring forming annual rings, yes। प्लांट को अगर हम कट करेंगे ना तो उसके बीच में आपको ऐसी ऐसी रिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, उसकी बात हो रही है एनुअल रिंग्स की। वेट इज लोअर डेंसिटी, बिल्कुल सही है। ओके, तो ये जो डिटेल्स है आपने पढ़ी नहीं है और आपके सिलेबस के बाहर की है, तो हम आंसर नंबर 2 लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एंटायर फ्लीट ऑफ बसेस इन दिल्ली वेर कन्वर्टेड टू सीएनजी फ्रॉम डीजल। ये वाला भी आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, लेकिन एनवायरमेंट के रिलेटेड थोड़ा देख लेते हैं इसको। डीजल बसेस जो थी उसको सीएनजी में कन्वर्ट कर दिया दिल्ली में, क्यों? इन रेफरेंस टू दिस विच ऑफ द फॉल्स, आपको फॉल्स पूछा गया है, कैसे करी गई या फिर उसके जो भी रेफरेंस लेना है ले सकते हैं। देखते हैं, सीएनजी जो है एफिशिएंटली बर्न करता है देन डीजल। करेक्ट है भाई, सीएनजी ठीक से बर्न करेगा। द सेम डीजल इंजन इज यूज्ड इन सीएनजी बसेस मेकिंग द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन लो। नहीं, बिल्कुल गलत है भाई। कॉस्ट कन्वर्जन लो करने के लिए हम सीएनजी को डीजल इंजन में डाल के यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये रॉन्ग है। इट इज चीपर देन डीजल, डीजल से ज्यादा सस्ता है, एकदम सस्ता है भाई। सीएनजी बहुत सस्ता है, रिक्शे वाले दौड़ दाम लगा देते हैं इसके पीछे। ओके, आगे देखते हैं। इट कैन नॉट बी अडल्ट्रेटेड लाइक डीजल, यस, बिल्कुल सही है कि भाई अडल्ट्रेटेड नहीं होगा। ओके, गैस फॉर्म में है तो उसको गैसियस फॉर्म में ही यूज कर सकते हैं। तो आंसर इज 2, दैट इज इनकरेक्ट फॉर दिस स्टेटमेंट। तो आंसर नंबर 2 इज हियर। ओके, तो यहाँ पे जो है, ओके, यहाँ पे आपका पेपर जो है खत्म हो रहा है। पार्ट 1 जो है बॉटनी पार्ट इस 2022 पेपर का खत्म हुआ, जिसके अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे कि जो कि आउट ऑफ सिलेबस थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन उसमें से ऐसे भी है कि जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, तो उसका सॉल्यूशन भी हमने करा। तो इसके साथ ही हम आज का पेपर यहाँ खत्म करते हैं। अब आगे का पेपर जो कि इसका दूसरा पार्ट है 2022 का जूलॉजी पार्ट, जो बहुत ही जल्द हम अपलोड करेंगे। तो आप बस ऐसे ही जैसे अभी इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहे हो, ठीक वैसे ही नेक्स्ट वीडियो में भी आप हमें सपोर्ट करिएगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहेंगे। हम यहाँ पे मिले हैं क्योंकि हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्लीज अभी थोड़े ही दिन बचे हैं, तो हम ठीक से रीडिंग करेंगे और हमारे क्लासेस में आपको नीट, गुजसेट बोर्ड्स, एनसीबीएसई और जीएसईबी बोर्ड्स का जो है गाइडेंस आपको मिल जाएगा। और शॉर्ट टाइम में हम क्लासेस भी चालू कर रहे हैं, जो कि आपके जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरा जो नीट का थोड़ा बहुत पोर्शन है जो कि आउट ऑफ सिलेबस आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, वो आउट ऑफ सिलेबस वाला पार्ट ऐड करा गया है, वो भी हम उसमें देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।